मैं राजीव बिरमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके जीवन में खुशहाली और ऐसे ही चेहरे पर ढेर सारी मुस्कुराहट होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, हमने जो लास्ट वीडियो सेशन में TGT इंग्लिश मेल एग्ज़ाम जो डिस्कस किया था, उसी पोस्ट कोड का आज हम फीमेल एग्ज़ाम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये आप ही का YouTube चैनल है और ताकि आपका कोई एक्सपेक्ट रह ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, इफ़ 12 horses और 16 cows कैन कंज्यूम 60 kg ऑफ फॉडर इन 20 days, यदि 12 घोड़े या 16 गायें 20 दिन में 60 किलोग्राम चारा खाते हैं, देन हाउ मच fodder will be required for 24 horses and 24 cows to last 30 days। तो 24 घोड़े और एंड यहाँ पर और 24 गायें 30 दिन में कितना चारा खाते होंगे या फिर उन्हें कितना चारा चाहिए। देखिए दोस्तों, हमने पहले भी एक वीडियो में ये फॉर्मूला डिस्कस किया है क्या कि कितने आदमी हैं, पहले ग्रुप के कितने आदमी हैं, वो कितना दिन लेते हैं और कितने घंटे काम करते हैं, और जितना काम करते हैं उतने से डिवाइड। दूसरे ग्रुप के कितने आदमी हैं, वो कितना दिन लेते हैं, वो कितने घंटे काम करते हैं, और जितना भी काम करते हैं उससे डिवाइड। ये पहले ग्रुप का और ये दूसरे ग्रुप का काम है और दोनों हमेशा इक्वल करे जाएंगे। यहाँ पर आदमी की जगह मशीनें आ सकती हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, आपके एनिमल्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है काम करने वाला, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कौन है, यहाँ पर 12 घोड़े या 16 गाय हैं। यहाँ पर और का जो मतलब होता है दोस्तों, वो ये होगा कि जो 12 घोड़े हैं या मतलब बराबर इक्वल कितने 16 गाय, जो 12 घोड़े हैं वो 16 गाय के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो 4 से जाएगा, ये 3 और ये 4, तो मैं कह सकता हूँ इसका मतलब 3 घोड़े 4 गाय के बराबर है। या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ से क्यों बराबर है, इसका मतलब जो एक घोड़ा होगा वो 4 चारा खाएगा और जो एक गाय होगी वो 3 चारा खाएगी। ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, है ना। आप ये कह सकते हैं ये इनकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें या तो 12 घोड़े लेने होंगे या फिर 16 गाय, कोई एक ले सकते हैं। अगर मान लो मैं कहता हूँ मैं यहाँ पर 12 घोड़े लेता हूँ, तो ये कितने दिन, 20 दिन लेते हैं। कितना चारा खाते हैं, 60 किलो। फिर यहाँ पर अब यहाँ पर ये एंड लिखा दोस्तों, तो एंड का मतलब क्या होता है, प्लस। एंड का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पर दोनों ही लेने होंगे। 24 घोड़े प्लस 24 गाय गुना में कितने दिन लेते हैं, 30 दिन लेते हैं। हमें इनका क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो जो करता है पहले ही काट लेंगे यहाँ से। तो 20 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 4 बार, और इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए या तो ये 4 घोड़े हैं, इधर भी सारे के सारे घोड़े बनाएं आप। इधर या तो गाय कन्वर्ट करें घोड़ों में या फिर घोड़े कन्वर्ट करें गाय में, तो फिर आपको यहाँ पर गाय लिखनी पड़ेगी। अगर आपको ये कुछ नहीं करना तो आप क्या करें, डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालें और यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी पुट करें। जैसे घोड़े की एफिशिएंसी कितना है दोस्तों, 4, और गाय की कितनी है, 3। तो आप कहेंगे सर घोड़े की एफिशिएंसी 4, तो यहाँ पर 4 लगा देंगे। ये वर्क 2 भी इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा 24। दोनों में कॉमन है दोस्तों, तो अंदर क्या रहेगा, घोड़ा प्लस गाय। तो एक घोड़ा 4 और एक गाय 3 खाती है, तो मिलकर कितना खाएंगे, 7 गुने 30। जो करता है यहाँ से काट देंगे, 4 से जाएगा 24 6 बार, फिर ये जाएगा 2 बार 3, ये 2 जाएगा 15 बार। तो यहाँ से जो वर्क 2 है आपका वो आ जाएगा 21 × 15, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 315 किलोग्राम। और यही इस सवाल का उत्तर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 315 kg। अगला सवाल आपका औसत है दोस्तों, इफ़ 5 kg ऑफ मैंगोज इज परचेज एट ₹100 पर kg, यदि 5 किलोग्राम आम आपके 100 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे जाएँ, और 6 किलोग्राम सेब आपके 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे जाएँ, और 9 किलोग्राम अनार आपके 120 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे जाएँ, तो आपको फलों का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य बताना होगा। औसत आपको पता होगा दोस्तों, एवरेज क्या होता है कि बराबर बराबर बांटना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आप 3 बच्चों में 60 चॉकलेट बांटना चाहते हैं, तो आप कहेंगे सर हर बच्चे को 20-20 चॉकलेट दे दीजिए। तो ये जो 20 होगा यही इन बच्चों का एवरेज होगा। प्रति बच्चा कितने चॉकलेट खाएगा, 20 चॉकलेट खाएगा।
आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक को कितना मिला, या एक पर कितना, या एक के हिस्से में कितना, यही आपका एवरेज होता है। जैसे 3 बच्चों में 60 चॉकलेट बांटनी है तो एक के हिस्से में कितनी आएंगी, आप कहेंगे सर 60 को 3 से भाग लगाएं, 20 चॉकलेट आ जाएंगी, तो ये 20 ही इनका एवरेज कहलाएगा। देखिए दोस्तों, आपको 2 फॉर्मूले याद रहने चाहिए। एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, जो आप ऑब्जर्वेट करते हो उनको जोड़ लीजिए और उनकी संख्या से भाग लगा दीजिए तो उनका एवरेज आ जाएगा। या आप कहीं बस जितने भी नंबर हैं उनका सम और टोटल नंबर जितने हैं डिवाइड, एवरेज आ जाएगा। और जब इस नंबर को इधर ले जाएंगे तो इनका सम आ जाएगा। अगर हम बिल्कुल बेसिक मेथड से करें तो आप कहेंगे सर 5 किलोग्राम आम है, उनका एवरेज 100 है, 100 है। 6 किलोग्राम सेब है, उनका एवरेज 110 है। तो ये आम का प्राइस आ जाएगा, ये सेब का प्राइस आ जाएगा, और जो अनार का प्राइस आएगा वो कितना आएगा, इतना आएगा। अब ये टोटल कितने फ्रूट्स खरीदे गए हैं, आप कहेंगे सर 5, 6 प्लस 9 कितने हो गए, 20 किलोग्राम हो गए। तो ये इनका क्या आ जाएगा दोस्तों, एवरेज आ जाएगा। आप कहेंगे सर इस टर्म में से सभी में से 10 कॉमन आएगा, वो 10 इस 0 से भाग हो जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 प्लस 66 प्लस 108 डिवाइडेड बाय 2। और आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 224 डिवाइडेड बाय 2 और कितना 112, और 112 ही इस सवाल का उत्तर है। देखिए दोस्तों, हमने DSSB की TGT पेपर सीरीज जब शुरू की है तो उसमें जो पहली वीडियो है उसमें हमने एवरेज का एक क्वेश्चन किया था। वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपका जनरेट किया था, डेवलप किया था वहाँ पर। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम दोबारा इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने कहा भाई 5 किलोग्राम आम है जिनका एवरेज 100 है, एप्पल 6 किलोग्राम है और एवरेज 110 है, और जो अनार है आपके वो 9 किलोग्राम है और इनका एवरेज 120 है। और जो सभी फ्रूट्स हैं दोस्तों, इनका जो एवरेज है वो हमें बताना है, मतलब कितने ही 20 किलोग्राम। तो इन 20 किलोग्राम फ्रूट का हमें एवरेज बताना है, क्या होगा। आप कहेंगे सर एवरेज तो नहीं पता हमें, या तो आप क्या करेंगे जो मैंने किया, या फिर दूसरा काम क्या करेंगे आप कहेंगे सर आप कोई भी एवरेज अपने मन में मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 101 मान लीजिए, 120 मान लीजिए, 200 मान लीजिए, जो आपका दिल करे वो मान लीजिए। तो मैं कहूँगा जब मुझे कुछ मानना ही है तो हम जो ये एवरेज मुझे दी गई है इन्हीं में से कोई मान लेते हैं। तो चलो मैंने क्या मान लिया, 110 मान लिया कि जो एवरेज थी वो क्या थी, 110। तो आप बताइए एवरेज जो होती है वो सभी की वैल्यू को सेम करती है, इक्वल करती है। तो इन 100 को भी इसने 110 किया होगा। ये 100 दोस्तों 1 किलोग्राम का प्राइस है, 1 किलो का है ना, 1 किलो का। तो आप कहेंगे सर इस 100 को भी 110 माना गया होगा फिर तो, बिल्कुल। तो फिर कितना ज़्यादा मान लिया, 10 ज़्यादा मान लिया। 100 को अगर हम 110 मानेंगे तो इसका मतलब इसको 10 दिया होगा 1 किलो पर। तो 5 किलो पर कितना दिया होगा, आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको कुल मिलाकर 50 दिया गया होगा, है ना। फिर आप कहेंगे सर इसको, तो इसको 0, क्योंकि हमने 110 एवरेज मानी है भी 110, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आप कहेंगे सर ये 120 है, तो 120 को 110 माना गया, इसका मतलब इसमें 1 किलो पर 10 इसके जो प्राइस होगी वो कम की गई होगी। 120 को 110 माना गया है तो 1 किलो पर 10 कम हो गया, तो 9 किलो पर कितना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कीजिए, अगर ये रिजल्ट आपका 0 आ गया तो इसका मतलब जो आपने एवरेज मानी है वो बिल्कुल सही मानी है। अगर आपका रिजल्ट 0 नहीं आता है तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सर ये 50 आ गया, ये -90 आ गया, तो ये -40 हो गया, है ना। तो देखिए दोस्तों, अब आप या तो आपसे सवाल में एवरेज निकालने के लिए पूछता है, या कोई नंबर निकालने के लिए पूछता है, नंबर पूछता है, या फिर आपसे सम, है ना, सम अगर पूछता है, अगर सम पूछता है तो डायरेक्ट आप -40 जोड़ देते हैं, या प्लस आता तो +40 जोड़ देते हैं ना, हम इस तरह से सवाल कर लेते हैं। लेकिन अगर एवरेज पूछी गई है, सभी की एवरेज पूछी गई है, या किसी की भी एवरेज पूछी गई है, तो फिर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप मुझे बताइए जो हमें ये एवरेज बतानी है वो किसकी बताते हैं, इन 20 की बतानी है, कि इन 20 किलोग्राम फ्रूट पर जो एवरेज आएगी वो क्या आएगी। तो ये जो 40 आया है ना, -40, ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, ये इस बात को कहता है
कि जो आपने 110 एवरेज मानी है उसका जो आपने प्राइस कैलकुलेट किया है वो उससे 40 कम है। 40 क्या है? कम है। तो 40 और बढ़ना चाहिए, 40 और क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। और ये 40 सम बढ़ना चाहिए। मुझे तो एवरेज बतानी है, एवरेज 1 पर कितना होती है, तो 40 कितने किलोग्राम का सम बढ़ना चाहिए? 20 का। तो 20 पर 40 बढ़ेगा दोस्तों, तो 1 पर कितना बढ़ेगा? आप कहेंगे सर भाग लगा दो, 1 ही बढ़ेगा। तो 1 पर 1 ही बढ़ेगा, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, सॉरी 2 आएगा ना, 2 आएगा तो 2 बढ़ेगा, तो आप इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ इस बात को, ध्यान दीजिए। जो भी आपका यहाँ पे निष्कर्ष आएगा, अब आप कहेंगे सर उस वाले वीडियो में तो आपने जो साइन आया था वही चिपका दिया था, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। इसमें आप कह रहे हैं सर माइनस है तो इसमें अपोजिट साइन ले रहे हैं। आप बस ये ध्यान दीजिए, अगर इक्वल के इस तरफ कुछ पूछा जाता है तो एज इट इज साइन आता है। अगर हम इस वाले नंबर को इधर लेके जाएंगे, बॉर्डर के इस पार लेकर जाएंगे, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये 40 मुझे इन 20 में बांटना इक्वल इक्वल, क्योंकि मुझे एवरेज बतानी है ना, तो एवरेज तो 1 पर होती है, तो मुझे 20 में इस 40 को बराबर बराबर बांटना। तो आप कहोगे सर इसको 20 से भाग लगा दो, तो ये कितना आ गया? 2। तो इस 2 को ही इसमें जोड़ देंगे तो हमारा सही उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों? 112 आ जाएगा। ये बात आपको समझनी है। अगर कल को मान लो यहाँ का इस तरफ का एवरेज पूछा जाता दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, अगर मुझे इस तरफ का एवरेज पूछा जाता तो ये -40 आया है, तो फिर कहते सर आप 20 से भाग लगा दो। नहीं, मुझे इसका अगर एवरेज बताना होता तो ये कितने नंबर है? 5, मुझे 5 में बराबर बांटना होता, तो मैं इसको 5 से डिवाइड करता, ये -8 आता और मैं इसमें से -8 कर देता। अगर ये माइनस है तो इधर माइनस ही करेंगे, अगर ये प्लस है तो इधर प्लस ही करेंगे, और अगर ये माइनस है और इधर मुझे बताना है एवरेज, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा, और जितने नंबर है उसमें बराबर बांटेंगे तब आपका एवरेज आएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, अ सम वॉज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 4 ईयर्स। एक निश्चित धन को 4 साल के लिए निश्चित दर पर उधार दिया गया। हैड इट बीन पुट एट 2% हाइयर रेट, यदि इसे 2% अधिक दर पर उधार दिया जाता, देन इट वुड हैव फेच्ड ₹56 मोर, तो उसे 56 रुपये ज़्यादा मिलते। फाइंड द सम, तो वह धन क्या है? देखिए दोस्तों, एक आपके पास ओल्ड रेट है और फिर आपके पास एक नई रेट होगी। कैसे आई नई रेट? आप कहेंगे सर 2% बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? 2% सालाना दर को बढ़ा दिया गया। तो अगर ये 2% सालाना नहीं बढ़ाता तो क्या उसे ये 4 साल में ये 56 रुपये ज़्यादा मिलते? आप कहते सर बिल्कुल नहीं मिलते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस 2% का डायरेक्ट रिलेशन 56 के साथ है। तो आप कहेंगे सर 1 साल में उसे कितना फ़ायदा होता? 2%। 1 साल में 2% फ़ायदा होता, तो 4 साल में कितना होता? आप कहते हैं सर 8% होता। कितना होता? 8% होता है। इसका मतलब ये 8% की वैल्यू कितनी है? 56 रुपीज़ है। तो यहाँ से 1% कितना आ जाएगा? काट लेंगे, 7 आ जाएगा। तो 100% क्या होगा? 700 होगा। इसका मतलब सवाल का उत्तर 700 है, 700 है। मैं फिर से बता देता हूँ, 2% बढ़ने की वजह से 56 रुपये बढ़े हैं दोस्तों। इसका मतलब 2% सीधे सीधे 56 के साथ रिलेशन रखता है। अब डायरेक्ट 2% को 56 के बराबर मत रखना। क्यों? क्योंकि 4 साल में 56 रुपये बढ़े हैं, जबकि 2% तो 1 साल में बढ़ा है। तो या तो आप ये कहें कि 1 साल में 2% बढ़ा तो 4 साल में 8% का फ़ायदा होगा हमें। 1 साल में 2% का मुनाफा, 4 साल में 8% का। या फिर आप ब्याज को ही 1 साल का बना ले कि भाई मुझे 4 साल में 56 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो 1 साल में कितने ज़्यादा मिलेंगे? आप कहेंगे सर 14 मिलेंगे। तो इसका 2% 14 के बराबर होगा। तो 1% कितने के बराबर होगा? 7 के। तो 100% कितने के बराबर होगा? 700 के। कैसे भी सोच सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल भी आपका इंटरेस्ट से है दोस्तों। द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years at 6% per annum is 110.16 रुपीज़। फाइंड द सम। कि कोई निश्चित धन 3 साल के लिए 6% वार्षिक दर पर उधार दिया गया, उनके SI और CI का जो डिफरेंस है वो 110 रुपये 16 पैसे है। तो आपको धन बताना कितना होगा। अब धन मेरे पास है नहीं, तो हम कुछ मान लेते हैं। कैसे मानने का तरीका क्या होगा? जब भी किसी क्वेश्चन में CI इन्वॉल्व होगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? उसकी रेट पर ध्यान देंगे।
तो जो भी रेट होगी हम उसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 6/100, काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/50। तो हमने फ्रैक्शन बना लिया रेट का, तो ये आ गया कितना 3/50। पहले साल भी, दूसरे साल भी यही रेट चलेगी और तीसरे साल भी यही रेट चलेगी। तो जो आपको प्रिंसिपल ऐड करना है वो ऐसे नहीं 100 मान लिया 200 मान लिया, ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है सभी डिनोमिनेटर को। तो ये जो आएगा ये आ जाएगा 125,000। ऐसा क्यों करते हैं, जब हम रेट से सोल्व करते जाते हैं तो आप देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर से ही तो काटना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करके नंबर लेट कर लेते हैं ताकि इसको काटने में आसानी रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो जब इसको भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 7,500 रुपये। मतलब पहले साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मुझे 7,500 रुपये मिलेगा। अभी हम CI निकाल रहे हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप कहेंगे सर 7,500 मिल गया, ठीक है, क्या पिछले साल भी कोई ब्याज मिला है, हमें इसका ब्याज लेना पड़ता है। आप कहेंगे सर नहीं, पिछले साल कोई ब्याज नहीं, तो पहले साल सिर्फ इतना ही ब्याज मिलेगा। दूसरे साल आएंगे तो फिर से इसका ब्याज लेंगे तो ये फिर से 7,500 रुपये ब्याज मिलेगा दोस्तों। फिर आप कहेंगे सर क्या पिछले साल कोई ब्याज मिला, जी बिल्कुल मिला, तो इसका भी ब्याज ले लो। दूसरे साल कितना 3/50 जो दूसरे साल की रेट है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 450 रुपये। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कहेंगे चलो हो गया, आप तीसरे साल चलते हैं। फिर तीसरे साल फिर इसका ब्याज लेंगे तो कितना मिलेगा 7,500। फिर आप कहेंगे सर क्या पिछले वर्षों में कोई ब्याज मिला है, मैं कहूँगा जी बिल्कुल, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। आप इन सभी का इधर ब्याज लेंगे, इसका भी ब्याज लेंगे, इसका भी ब्याज लेंगे, इसका भी ब्याज लेंगे। तो सभी का क्या ब्याज लेंगे 3/50, यही रेट चलेगी, इसकी भी और इसकी भी। तो जब आप इसका ब्याज लेंगे तो ये 450 आएगा, फिर इसका ब्याज लेंगे तो ये भी 450 आएगा, और जब 450 का भी आप 350 ब्याज लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0,927। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल पर लिया ब्याज, प्रिंसिपल पर लिया ब्याज, प्रिंसिपल पर लिया ब्याज, हर साल जो प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है सिर्फ वही ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोस्तों वो प्रिंसिपल पर ब्याज प्लस पिछले साल का ब्याज, प्रिंसिपल पर ब्याज प्लस पिछले साल का ब्याज, प्रिंसिपल पर ब्याज प्लस पिछले साल का ब्याज, पिछले साल का ब्याज, पिछले साल का ब्याज, वो सभी ब्याजों पर ब्याज भी वसूल करता है। तो ये सारा आपका CI है। ये क्या है दोस्तों, सारा आपका CI है, जिसमें से सिर्फ ये SI है। तो जो इनका डिफरेंस होगा, ये जो मैंने सर्कल किए हैं दोस्तों, यही इंटरेस्ट आपके इनके 3 साल के CI और SI का डिफरेंस रहेगा। तो आप कहेंगे सर ये कितना हो गया 450, 450, 900, 450, 1350 प्लस 27, 1377। इस 1377 यूनिट की वैल्यू दोस्तों मेरी क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 110 रुपये 16 पैसे। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8/100, 8/100। मुझे बतानी है इतने यूनिट की वैल्यू, प्रिंसिपल है मेरा, तो जो मेरा प्रिंसिपल होगा वो हो जाएगा 8/100 इंटू 125 इंटू, ये 2 0 से 2 0 निकल जाएंगी, और 125 को 8 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000 और 1 0 ये। तो जो सवाल का उत्तर होगा वो कितना होगा 10,000 होगा। यही आपका आंसर है। इसमें भी आप एक बात जाने, 8 क्या होता है दोस्तों, 8 होता है 3 2 से मिलकर बनने वाला नंबर। 125 में कितने 5 आते हैं, 3 5 आते हैं, तो 1 2 1 5 मिलकर आपका 1 10 बनाता है। तो इसमें 3 2 है, इसमें 3 5 है, तो 3 2 3 5 मिलकर 3 10 बनाएंगे। 3 10 बनाने का मतलब 10 की पावर 3 मतलब 1000। तो 1000 ये डायरेक्ट यहाँ से, और 1 0 10,000 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, जब भी CI SI के डिफरेंस से सवाल आता है अक्सर 2 साल या 3 साल से ही आता है। अगर 4 साल से भी आएगा तो आप इस तरह से उस सवाल को बनाकर ख़त्म कर सकते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों कि ये 2 साल से अगर कभी सवाल आता है, पिछले एग्ज़ाम में मैंने 2 साल से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको सोल्व करके बताया था, और कैसे वो फॉर्मूला जनरेट होता है डायरेक्ट शॉर्टकट, वो भी मैंने आपको बताया था। मैं फिर से एक बार आपको 2 साल और 3 साल का बता देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको 2 साल और 3 साल का तो ज़रूर आना ही चाहिए। चलिए देखिए, अगर मैं 2 साल की बात करता हूँ दोस्तों, तो 2 साल के CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। आप कहेंगे सर सिर्फ 2 साल की बात है, तो 2 साल में तो देखो इसका प्रिंसिपल, इसका ब्याज, इसका ब्याज और ये इसका ब्याज, तो 2 साल में सिर्फ ये ब्याज मिलते हैं,
ये तो SI हो गया, ये सारा CI हो गया, तो डिफरेंस सिर्फ ये होगा। तो ये जो डिफरेंस आया ही कैसे आया होगा? आप कहेंगे सर ये प्रिंसिपल, देखिए ये प्रिंसिपल, ये रेट और ये रेट, फिर यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर इसका यहाँ पर दूसरे साल फिर से 8% लेंगे, फिर ये ब्याज आएगा, तब जाके ये ब्याज आता है। तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल का रेट %, फिर जो आएगा उसका भी रेट %। तो आप प्रिंसिपल का पहले ये 8% ब्याज निकाल लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके जो ये आएगा इसी से तो ये 8% निकाल के आप बताएंगे ये आएगा, तो फिर से 8% मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका P इंटू R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 ये 200 हो जाएंगे। ये आपके 2 साल का डायरेक्ट CISI का डिफरेंस होता है। अगर कभी भी 2 साल का CISI का डिफरेंस दे या पूछे तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाए, मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ। और 3 साल से अगर सवाल आता है, ये फिक्स है 3 साल ही होनी चाहिए, ये फिक्स है, ये 2 साल ही होनी चाहिए दोस्तों आपके। अगर 3 साल से आता है तो क्या करेंगे? तो फिर आप कहेंगे सर ये जो प्रिंसिपल है ना, अब 3 साल हो गए, अगर आप ध्यान से समझना, ये जो प्रिंसिपल है इसकी रेट निकल के ये ब्याज आएगा, है ना। मुझे जो बताना है भाई यही तो है, एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये, इन तीनों को जोड़ के ही बताना है। तो आप कहेंगे सर ये तो अभी मैंने देखा था, ये कैसे आएगा? प्रिंसिपल 1 R और ये 2 R, तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू R स्क्वायर, 2 R हो जाएंगे और 200 आ जाएंगे नीचे, है ना, ये आ जाएगा। फिर आप बताओ ये कैसे आएगा? आप कहोगे सर प्रिंसिपल का रेट, फिर से रेट, फिर आ जाएगा, तो एक बार फिर से ऐसे आएगा, तो ये कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। फिर मैं पूछता हूँ ये कैसे आएगा? फिर आप कहेंगे सर प्रिंसिपल का रेट, फिर से प्रिंसिपल का रेट, तो फिर से वही प्रोसीजर हो गया। देखिए एक बार रेट यहाँ निकालेंगे, फिर डायरेक्ट एक बार रेट यहाँ निकालेंगे, तो 3 बार हो गया ये। तो मैं कहूँगा इसको 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 अगर हम जोड़ेंगे तो ये 3 बार ये चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, जो ये 1 बार करनी होती थी 2 साल के लिए, ये मुझे 3 बार करनी पड़ेगी। क्या फिर मेरा सारा इंटरेस्ट इकट्ठा हो जाएगा 3 साल के CISI का डिफरेंस? आप कहेंगे नहीं सर ये बच गया, तो ये कैसे आएगा? देखो प्रिंसिपल का रेट, फिर से रेट, फिर से रेट, कितनी बार रेट करना पड़ेगा? 3 बार करना पड़ेगा। तो आपको सर इसको और जोड़ लो कि प्रिंसिपल का 3 बार रेट हो गया तो R³ और 3 बार 100 आ जाएगा, 3 बार R आएगा तो 3 बार 100 आएगा। आप कहेंगे सर इसमें से ये जो CISI का डिफरेंस आएगा, आप इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? आप कहेंगे P और R स्क्वायर तो है ये, और 200 भी ले सकते हैं, तो अंदर जो बचेगा वो 3 प्लस इधर से क्या बचेगा? एक R बचेगा और एक नीचे 100 बचेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसको आप ऊपर लेकर आए तो ये कितना हो जाएगा? ये 100 और ये 300 हो जाएगा और प्लस R आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा क्या कि जो भी ये था इतना तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 3 साल है तो 100 और आ जाएगा नीचे, तो 300 आएंगे, ये होगा और अलग से आपका ऐड हो जाएगा 300 प्लस R। तो ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। अगर आप इसमें डायरेक्ट लगाते हैं तो देखिए आपका जो CISI का डिफरेंस है ये कितना दोस्तों? 110.16। प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट कितनी है? 6%, तो ये हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 300 प्लस 6 306 और डिवाइडेड बाय कितने 100? 300। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 10,000। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कभी भी 3 साल से अगर आता है तो आप जो भी ये फॉर्मूला होता है 2 साल का, उसमें बस ज़्यादा क्या ऐड करेंगे? 100 और ऐड करेंगे, नीचे 3 साल है तो ऊपर ऐड क्या हो जाएगा? 300 प्लस R। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। Miss A and Miss B scored 78% and 72% in an examination. If the difference in their marks is 36, then find the maximum marks for which the examination was conducted. Miss A और Miss B जो हैं वो 78% और 72% किसी एग्ज़ाम में स्कोर करते हैं, और जो उनके अंकों का अंतर है वो 36 है। तो आपको बताना अधिकतम अंक जिसके लिए एग्ज़ाम कराया गया था वो कितने होंगे। तो आप मुझे बताएं A और B, ये 78% लेता है, ये 72% लेता है, तो इनका डिफरेंस कितना है? 6%। होना कितना चाहिए? 36। तो 6% अगर 36 है तो 100% कितना होगा? 100% मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। तो आप कहेंगे सर 6%, 6 से गुना होकर आएगा 36, तो इसको भी 6 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 600। इस सवाल का उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है दोस्तों, इन ए ग्रुप ऑफ 90 पीपल्स, 90 लोगों के समूह में 45 कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, 55 चाय पीना पसंद करते हैं, एंड ईच पर्सन अमंग 90 लाइक्स, और ये जो 90 पसंद करते हैं चाय या कॉफ़ी पीना, वो कम से कम एक ड्रिंक तो दो में से पीते ही पीते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स बोथ। आपको उन व्यक्तियों की संख्या बतानी है जो दोनों चाय और कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल कितने व्यक्ति हैं? 90 व्यक्ति हैं। इनमें से कुछ कॉफ़ी पीते हैं और बाकी चाय पीते हैं। तो कॉफ़ी पीने वाले 45 हैं, चाय पीने वाले 55 हैं। एक बात तो आप हमेशा याद रखिएगा, कोई अगर आपको ये कहता कि 45 कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं या पीते हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि वो चाय नहीं पीते। और जो 55 चाय पीते हैं, तो इस बात का मतलब कतई ये नहीं माना जाएगा कि वो सिर्फ चाय पीते हैं, ओनली या सिर्फ उसमें वर्ड नहीं जोड़ा गया। इसका मतलब ये चाय तो पीते ही हैं, हो सकता है ये कॉफ़ी भी पीते हों। लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ कि जो कॉफ़ी पीते हैं वो चाय नहीं पीते और जो चाय पीते हैं वो कॉफ़ी नहीं पीते, तो इनको जोड़ने पर मेरा 100 आता है। इसका मतलब 100 लोग ऐसे आते हैं जो कॉफ़ी पीते हैं और चाय पीते हैं, जबकि व्यक्ति तो 90 थे, आदमी तो 90 ही थे। तो आप कहेंगे सर ये 10 कैसे बढ़ गए? ये 10 इसलिए बढ़ गए, ये तो मैंने माना था कि भाई जो कॉफ़ी पीते हैं चाय नहीं पीते और जो चाय पीते हैं वो कॉफ़ी नहीं पीते, तो इस हिसाब से तो 90 ही आने चाहिए थे इन दोनों को जोड़ने के, पर 90 आने चाहिए थे, तो 100 आए हैं। तो इस बात का मतलब ये है कि ये जो 10 एक्स्ट्रा आए हैं, ये वही व्यक्ति हैं, वही लोग हैं जो आपके कॉफ़ी भी पीते हैं प्लस चाय भी पीते हैं। तो ये इस सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन 15 डेज। ए और बी किसी काम को मिलकर 15 दिन में ख़त्म करते हैं। ए अलोन कैन डू इट इन 20 डेज। जो ए है वो अकेला इसे 20 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो बी अकेला इसे कितने समय में करेगा? तो ए और बी मिलकर कितने समय में करते हैं? आप कहते हैं सर 15 दिन में। तो मैंने कहा जब भी ऐसा सवाल आता है कि आपके पास किसी काम को करने में ए 20 दिन, बी इतने दिन या मिलकर इतने दिन लेते हैं, भाई 15 दिन में भी इन्होंने वही काम किया है जो ए ने 20 दिन में किया है। तो आप कहेंगे सर हम एक काम मान लेते हैं जो 20 से भी कटे 15 से भी कटे, तो वो कौन है? 60। तो 60 को 20 से भाग लगाएंगे तो ए का वन डे वर्क आ जाएगा कि ए एक दिन में 3 काम करता है। मान लेते हैं बॉक्सेज हैं, मान लेते हैं दोस्तों ये बॉक्सेज हैं, 60 बॉक्स हमें बनाने हैं, तो ए एक दिन में 3 बॉक्स बनाएगा। ए और बी मिलकर एक दिन में कितने बॉक्स बनाएंगे? 4 बॉक्स बनाएंगे। तो आप बताएं अगर ये दोनों मिलकर 4 बनाते हैं एक दिन में, जिसमें से ए 3 बनाता है, तो बी कितने बनाएगा? 1 बनाएगा। तो 60 बॉक्स मुझे बनवाने हैं। याद रहे जब भी टाइम निकालना हो तो काम कितना करवाना है और जिससे भी करवाना है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड टाइम आएगा। टाइम हमेशा कैसे आता है कि काम आपको कितना करवाना है और जिससे कराना है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड। तो आप कहेंगे सर 1 बनाता है एक दिन में, तो 60 बनाने में कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे, और यही इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन 8 इस प्रकार है दोस्तों, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज गिवन बाय द रिलेशन s इक्वल टू 1/2 n n + 1। आपको पहले n नेचुरल नंबर का सम भी पता होगा, यही फॉर्मूला होता है n n + 1/2। फाइंड n वेयर द सम इज 276। तो कुछ पहले n नेचुरल नंबर हैं, जैसे 1 2 3 4 और n तक, है ना, ऐसे कि भाई 1 + 2 + 3 + so on up to n, और इनका जो सम निकाला गया है वो 1/2 n n + 1 से निकलता है। ये हमें फॉर्मूला भी याद है। तो कहता कि अगर इन सभी का सम, जो ये सम है वो कितना हो? 276। अगर ये इनका सभी का सम 276 हो तो आपको बताना है n की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर ये n + 1, और ये जो 2 है इसको इधर ले आओ, या फिर चलो इधर लिख लेते हैं एक बार, तो ये इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 276 = n n + 1। मैं इसको क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा n² + n, और फिर इसको इधर लाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी। कभी भी अगर मुझे दिख जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और ये n वेरिएबल में बनेगी और मुझे n की वैल्यू बतानी है, तो मैं हमेशा ऑप्शन को ही यूज़ करूँगा और उसके अलावा कोई मेथड यूज़ नहीं करूँगा। तो आप कहेंगे सर ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये जो नंबर है और ये जो नंबर है क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है? ये जो नंबर है ये इससे ठीक 1 बड़ा है। तो आप इसको इस तरह से तोड़िए कि ये जो 2 नंबर निकल के आए ये
कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, क्रमागत संख्याएं हो, तो आप कहेंगे ठीक है सर इसको तोड़ लेते हैं। अगर हम इसको और आगे तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23 इंटू 24, ये 8 पर जाएगा, सॉरी ये 12, ये होता है दोस्तों 12 इंटू 23, तो 23 ये आ गया और 12 दूनी 24 ये आ गया। तो आप कहेंगे सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं फिर बता देता हूँ एक बार, आपको अगर कभी भी यहाँ से सवाल आता है आप डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हो। आप ऑप्शन उठाएं, यहाँ पुट करें, अगर आपकी वैल्यू वही आती है जो इधर है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करें। मैंने कहा यहाँ मुझे एक चीज़ दिख गई होती हुई क्या, कि ये जो नंबर है इससे ठीक बड़ा है, तो मैं इस नंबर को ऐसे ही तोड़ूंगा दो संख्याओं में कि जो पहला नंबर होगा उससे फिर अगला नंबर ठीक एक बड़ा है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर आए। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी दोस्तों 23, और यही इस सवाल का उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यदि किसी वृत्त की परिधि या परिमाप और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए आपको पता है ये सर्कल होता है, ये इसकी रेडियस होती है, सेंटर होता है, और सेंटर से सर्कल तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस, और ये इसका एरिया आ जाएगा, शेडेड रीजन जो है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इसकी बाउंड्री है सर्कल की, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा 2πr, है ना। अगर हम इसको रेडियस मान लेते हैं, ये रेडियस है इस सर्कल की, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, पेरीमीटर होगा, वो 2πr होगा, और जो इसका एरिया होगा वो πr² होगा। तो पाई से पाई निकल जाएगा, एक r से एक r निकल जाएगा, तो यहाँ से जो रेडियस आएगी वो आपकी 2 यूनिट आ जाएगी, और यही सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है दोस्तों, हाउ मैनी रेवोल्यूशंस विल अ टॉय व्हील ऑफ 28 सेंटीमीटर इन डायमीटर मेक इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 880 सेंटीमीटर। एक टॉय व्हील जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, वह 880 सेंटीमीटर की दूरी को तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, है ना। मान लो ये एक टॉय व्हील है, ये ज़मीन पर यहाँ पे टच करता है, तो ये जब आगे चलेगा तो एक चक्कर में ये अपनी यही दूरी तय करेगा, यही वाली दूरी तय करेगा। तो आप कहेंगे सर ये जो दूरी है ये तो 2πr है, और ये जब 2πr है ये तब है जब ये एक चक्कर लगाता है। अगर मान लो ये n चक्कर लगाएगा तो ये इसकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी कवर करेगा, ये इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा कि जो डिस्टेंस आती है ऐसे सवालों में, वो एक चक्कर की दूरी इनटू कितने चक्कर लगाए, रेवोल्यूशन कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें यही निकालना है, n की वैल्यू निकालनी। तो कितना है डिस्टेंस 880, और जो डायमीटर हो कितना 28, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, आधी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 आप सोल्व कीजिएगा दोस्तों। तो 44 से ये जाएगा 20 बार, ये 7 से जाएगा 2 बार, और 2 से 20 निकल जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10, ये n भी लगा लेना इधर। तो n होगा आपका 10, मतलब 10 चक्कर उसे लगाने पड़ेंगे, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, वैल्यू ऑफ, आपको ये वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। देखिए दोस्तों बहुत आसान सवाल है, क्यूब रूट ऑफ किसका 8, तो ये जो 0.75 है, पॉइंट हटाएंगे तो ये 75/100 हो जाएगा, काटेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब क्यूब रूट हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी है 3/4 की होल पावर। ये मैंने 8 को सोल्व किया है दोस्तों, 8 होता है 2 की पावर 3, फिर उसकी भी पावर कितनी हो गई 3/4। फिर जब क्यूब रूट हटाएंगे, चलो अभी लगा लेते हैं, तो आप कहेंगे सर ये आ गया 2 की पावर 9/4। अब ये जब क्यूब रूट हटाएंगे दोस्तों तो ये इसकी पावर बन जाएगी 1/3। फिर जब इसको सोल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, 3 से 9 जाएगा 3 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 की पावर 3/4। ये सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि आपको x की वैल्यू बतानी है यदि 2 की पावर 4x - 1 इंटू 4 की पावर x - 3 बराबर 8x हो, 8 की पावर x हो। तो आप कहेंगे सर ये 2 की पावर 4x - 1 इंटू, मैं इस 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। तो जब 2 की पावर 2 लिखेंगे तो ये 2 ऊपर की ओर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x - 6, और 8 को जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3,
और 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3x। तो आपने एक रूल तो पढ़ा ही होगा कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n, कि जब आपके बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर मल्टीप्लाई नहीं होती, पावर ऐड होती है m प्लस n। तो आप कहेंगे सर बेस सेम है, बेस सेम है तो आ जाएगा 2 और पावर ऐड हो जाएंगी तो 4 और 2 6x, -1 प्लस -6 तो कितना हो जाएगा -7 बराबर 2 की पावर 3x। तो बेस से बेस कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा 6x -7 बराबर 3x। ये 3x इधर आएगा कट जाएगा, ये इधर जाएगा 7 तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 7/3। और ये ही इस सवाल का उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 12, कि दो संख्याओं का HCF 12 है और उनका अंतर भी 12 है। देन द नंबर्स आर, तो संख्याएं क्या होंगी। तो इसमें तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हैं कि भाई पहले तो डिफरेंस 12 होना चाहिए, तो इनका डिफरेंस 12 है नहीं, इनका डिफरेंस 12 है नहीं, इनका डिफरेंस 12 है हाँ है, और नन ऑप्शन तो इसको चेक करना भी पड़ेगा। अब तो आप कहेंगे सर एक नंबर 24 है, एक नंबर 36 है, 36 है, तो इनका HCF क्या आएगा आप देख लो 12 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, डिफरेंस भी 12 है, यही सवाल का उत्तर है। वरना आप क्या कह सकते हैं, जब कभी भी आप कहते हैं कि कोई दो नंबर है और इनका डिफरेंस 12 है, इनका डिफरेंस 12 है और आप कह रहे हैं HCF भी 12 है। देखिए अगर कभी किन्हीं दो नंबर का आप डिफरेंस निकालते हो तो हम ये कहते हैं कि इनका जो HCF होगा वो या तो 12 ही होगा या 12 को भाग करने वाला नंबर, और उसने खुद ही बता दिया मुझे कि इनका HCF 12 ही है, तो इसका मतलब वो दो नंबर 12 के डिफरेंस पे तो है, तो वो 12 के अगर डिफरेंस पे है और 0 शेष बचाएंगे, भाग करने वाला यही होता है कि 0 शेष बचाएंगे, तो आप कहेंगे सर 12 ले लो। अब 12 तो अगला क्या आएगा 24, इनका भी डिफरेंस 12 है और HCF भी क्या आएगा 12 ही आएगा। आप कहेंगे सर लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई आगे चले, तो 12 के डिफरेंस पे क्या आएगा 36, क्या 24 36 है, बिल्कुल है, तो यही सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, फ्रैक्शन फॉर्म आपको बतानी है 0.2313131, मतलब एक रेकरिंग नंबर की एक रिपीटिंग नंबर, मतलब हिंदी में इसे कहते हैं आवर्त संख्या या पुनरावृत्त संख्या, आपको उसका भिन्नात्मक रूप बताना है, भिन्न बतानी है क्या होगी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.23131, बार बार जो रिपीट होता है डिजिट हम उसको बार बार ना लिखकर उस पर बार लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम डेसिमल से पहले अलग कर लेंगे, डेसिमल के बाद के नंबर को अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, जिस डिजिट पर बार है, सॉरी जिस डिजिट पर बार नहीं है, किस पर नहीं है 2 पर, उतना इसमें से माइनस करेंगे और फिर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। जिस पर बार नहीं है वो नंबर माइनस करके नीचे आ जाएंगे। फिर जितने डिजिट पर बार है 1 2 डिजिट पर बार है तो उतने 9 लग जाएंगे, और जितने डिजिट पर बार नहीं है, 1 डिजिट पर बार नहीं है, उतनी 0 लग जाएंगी। जितने अंक पर बार हैं उतने 9 आएंगे, और जितने अंक पर बार नहीं है उतनी 0, और 0 बाद में आएंगे। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 229/990, और यही सवाल का आंसर है। अगर आपको इसका बेसिक तरीका जानना है तो वो क्या होगा, हम मान लेते हैं कि जो ये नंबर था 0.2313131 ... हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2.313131 ... हम क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्यों हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम इस डेसिमल को जो ये रिपीट होता है नंबर उसके बाद लाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ लेकर जाएंगे, तो ये यहाँ से शुरू हुआ तो हम इस डेसिमल को यहाँ इसके ठीक पहले लेकर आएंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई। अब मुझे 31 के बाद लेके जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 1000x, ये आ जाएगा 231 पॉइंट, और बाद में तो आप कितने भी 3131 लगाएं, दुनिया भर के हमारे पास है, पूरा समंदर है 31 का। तो आप कहेंगे सर अब इसमें से इसको माइनस कर दो, अब इसमें से सेकंड इक्वेशन को, थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दें, आप सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, तो इसमें से 1000 में से 10 जाएगा तो ये 990x आ जाएगा। इसमें से जब जाएगा तो आपका ये वाला हिस्सा पॉइंट के बाद वाला तो कट ही जाएगा, तो इसमें से ये 2 जाएगा तो कितना बचेगा 229, और x का मान आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 229/990, ये सवाल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, इफ़ AB का रेशो 2:3 है, XY का रेशो 4:5 है, आपको इसके रेशो की वैल्यू बतानी है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, आपको एक बार AX निकालना है, एक बार BY निकालना है। तो AX कितना हो जाएगा भाई, A कितना है 2, B कितना है, सॉरी X कितना है 4, तो 2 × 4 कितना हो गया 8,
एक बार बी वाई निकाल लो। तो बी कितना है 3, वाई कितना है 5, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 15, यहाँ लगा देंगे इसमें। तो यह आ जाएगा 8 + 3, यह आ जाएगा 15, यह आ जाएगा 10, 8 प्लस यह आ जाएगा 4, 15। अब आप इसको सोल्व करें, यह आ जाएगा 40, यह आ जाएगा 45, तो 45 + 40 कितना हो गया, इधर कर लेते हैं 85, ये कितना आ जाएगा 80 और ये 60, 140। अगर आप इसको भाग लगाएंगे तो 5 से जाएगा कितनी बार 17 बार, और ये जाएगा 5 से कितनी बार 28 बार। तो सवाल का उत्तर होगा 17/28। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, अ वॉच इज सोल्ड फॉर ₹150 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। एक घड़ी को 150 रुपये पर 25% लाभ के साथ बेचा गया। एट वट प्राइस शुड इट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेट 50% प्रॉफिट। तो इसे कितने पर बेचा जाए ताकि 50% लाभ हो। तो एक तो ये होता है इसका, डायरेक्ट आप शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं भाई, पहले कितने में बेचा गया, फिर उसे क्या मिला, लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। फिर दूसरी बार उसे कितने में बेचा गया, फिर उसे क्या मिला, लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 150 में पहले बेचा था, दूसरा प्राइस हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा 25% लाभ, तो 125, तो ये आ जाएगा 150, 25 से गया 5 बार, ये 6 बार। इसको सोल्व कर लेना, 5 से जाएगा 30, और ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 180। या फिर आप क्या कह सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली अगर आपको सीखना है तो आप कहेंगे सर 25% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। तो मैं कहूँगा 1/4 लाभ हुआ है। आप जो परसेंट में बात बोलते थे, फ्रैक्शन में बोल रहे हैं कि 1/4 लाभ हुआ है, 1/4 प्रॉफिट है। तो आप कहेंगे सर 4 अगर इसका कॉस्ट प्राइस है, 4 इसका अगर क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो उस पर 1 प्रॉफिट होगा, तो बेच कितने में देगा, 5 में। और अगर इस पर 50% प्रॉफिट चाहता है तो 2 का प्रॉफिट होगा और बेच कितने में देगा, 6। भाई 50% आधा, तो 4 पर आधा लाभ है, मतलब 2 लाभ है, तो कितने में बेचेगा, 6 में बेचेगा। तो पहले कितने में बेचता था, 150, तो 5 की वैल्यू 150, 1 की वैल्यू 30 होगी, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी। और यही इस सवाल का उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ द नंबर्स 5, 8, 12 विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ विच। आपसे पूछा गया है कि 5, 8, 12 का जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज है वो इनमें से क्या नहीं हो सकता, वो कौन सा मल्टीपल उनका नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे सर अगर मान लो 5, 8, 12 का हम एलसीएम लेते हैं, भाई एलसीएम ही तो लेना है इनका, तो जो इनका एलसीएम आएगा, जो क्या आएगा इनका दोस्तों, एलसीएम आएगा, तो वो एलसीएम जो आएगा उसमें 5 भी शामिल होगा, उसमें 8 भी शामिल होगा, और उसमें 12 का कुछ हिस्सा, या फिर आप देखिए उसमें 12 शामिल होगा, उसमें 8 का कुछ हिस्सा शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा। या फिर आप इनका एलसीएम निकाल लें, इनका जो एलसीएम आएगा वो 120 आ जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, 120, आप निकालना जानते हैं। तो 120 ये इनमें से किसका मल्टीपल नहीं है, तो आप कहेंगे सर 4 का तो है, 4 से कटता है, 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 7 से नहीं कटता, तो 7 ही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, मिस्टर बीन गेट्स ₹33,000 आफ्टर गेटिंग एन इंक्रीज ऑफ 20% इन हिज सैलरी। जब मिस्टर बीन की सैलरी में 20% की वृद्धि की जाती है तो वह 33,000 रुपये इंक्रीमेंट के बाद हासिल करता है। फाइंड हिज इनिशियल सैलरी, तो उसकी जो आरंभिक सैलरी थी, उसका जो आरंभिक वेतन था वो क्या था। तो आप कहेंगे सर अगर 20% इंक्रीज़ की है तो वो 100 से 120 हो जाएगी, तो वो 100 से कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। या फिर आप रेशियो में कह सकते हैं वो 5 से 6 हो जाएगी। तो 6 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 33,000, तो 1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगी 5520। तो यहाँ से 5 की वैल्यू क्या आएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगी 0 0 25 25 और 2 27 27,500 रुपये। ये इस सवाल का उत्तर है। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1, कि एक 60 लीटर मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 2:1 है। इफ द रेशियो इज टू बी 1:2, यदि यह अनुपात 1:2 हो जाए, मतलब पलट जाए, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडिड इज
तो उसमें कितना पानी उसे मिलाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, पहले जो दूध और पानी का रेशियो था वो कितना था, 2:1 शुरुआत में, इनिशियली। बाद में फाइनल में जो दूध का और पानी का रेशियो है वो कितना चाहता है, 1:2। तो दोनों केस में वो आप बताएं कि दूध को सेम रखेगा या पानी को। उसने तो कहा पानी मिलाना है, तो पानी मिलाना है तो भैया दूध तो सेम रखना पड़ेगा। इधर दूध है 2, इधर है 1, तो दोनों को सेम कर दो। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम हो जाएगा, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ये वाला रेशियो पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो मिक्सचर आएगा वो 2 और 1 3 आएगा, और यहाँ पर 2 और 4 6 आएगा। तो इस हिसाब से मेरा मिक्सचर पहले 3 था और आज 6 है। लेकिन पहले मिक्सचर कितना था, 60 था। तो 3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 60। तो ये कितने गुना होगा, 20। तो ये भी 20 गुने हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 120 लीटर आज का मिक्सचर होगा। लेकिन ये मिक्सचर थोड़ी ना बता, मैं तो ये बताना पानी कितना ऐड किया। तो 60 से 120 हो कैसे गया। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब इसमें 60 लीटर पानी उसने और मिला दिया। ठीक है, आप यहाँ से भी बता सकते हैं। देखिए पानी यहाँ पर कितना था, 1, यहाँ पर कितना हो गया, 4, कितना बढ़ गया, 3। तो वही 3 तो इधर बढ़ा है, 3 से 6 हो गया। तो आप 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20। तो 1 की वैल्यू 20, तो 3 की 60। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप इस सवाल में क्या कर सकते हैं, आप ये कहेंगे सर आप बस मुझे ये बताओ पूरे सवाल में, इनिशियल में और फाइनल में, दोनों में कौन बराबर रहा होगा। तो आप कहेंगे मिल्क बराबर रहा होगा, पहले भी और बाद में भी। तो पहले मिल्क कितना था, आप कहेंगे सर 2 था 3 में से। टोटल मिक्सर 3 है, उसमें 2 था दूध 3 में से। फाइनल में कितना हो गया, 1 हो गया। टोटल कितने में से, 3 में से। मुझे इनिशियल की वैल्यू दी है 60, मुझे फाइनल की बतानी है क्या होगी, खुद को फाइनल बताना क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 3 से 3 कट गया, तो फाइनल जो है मेरा 120 लीटर आ गया। तो इसका मतलब फाइनल में 120 लीटर था, पहले तो 60 लीटर था। तो 120 लीटर क्यों हो गया। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब इसमें 60 लीटर कोई ऐड हुआ है। तो ये 60 लीटर कौन ऐड हुआ है। तो आप कहेंगे पानी ऐड हुआ। यही सवाल का उत्तर है। तो आखिरी सवाल इस प्रकार है दोस्तों, 2 persons walking at the rate of 6.5 किलोमीटर and 5.5 किलोमीटर an hour start from the same point in opposite direction। 2 व्यक्ति हैं जो 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही जगह से और विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। When will they be 12 किलोमीटर अपार्ट, वो कब एक दूसरे से 12 किलोमीटर दूर हो जाएंगे, कितने समय में। तो मैंने मान लिया A यहाँ पर है, B भी यहाँ पर है, और इस वाले पॉइंट से A इस तरफ जाता है और B इस तरफ जाता है। तो A की चाल है कितनी, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। B की कितनी है भैया, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कहेंगे सर ये 6.5 घंटे में इधर पहुँच जाएगा, 5.5 इधर पहुँच जाएगा। तो A यहाँ जाएगा, B यहाँ जाएगा, और 6.5 प्लस 5.5 तो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। तो ये 12 किलोमीटर जाने में इनको 1 घंटा लगेगा। भाई 1 घंटे में ये इधर पहुंच जाएगा और उसी 1 घंटे में ये इधर पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर इस मान लो ये 12 बजे यहाँ से चले थे, 12 बजे यहाँ से चले थे। तो आप मुझे बताइए ये 1 बजे पहुंच जाएगा, ये भी 1 बजे पहुंच जाएगा। तो 1 बजे इनके जो बीच की दूरी है वो 12 किलोमीटर है। तो कितना टाइम लेंगे, वो 1 घंटा, मतलब 60 मिनट इस सवाल का सही उत्तर है। लेकिन मान लो इधर 12 की जगह कुछ और दूरी दी होती तो आपको क्या करना, भाई टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन जब 2 दौड़ रहे हों तो उसमें ये स्पीड रिलेटिव स्पीड होती है। और रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है तो जोड़ कर आएगी, और सेम डायरेक्शन में दौड़ता है तो माइनस करके आएगी। तो डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की ऐड करके बतानी है। तो 6.5 प्लस 5.5 12 होता है। तो ये कट जाएगा तो कितने घंटे लगा, 1 घंटा लगेगा दोस्तों। और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट था। यही सवाल का उत्तर है। चलिए आज इतना ही दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो सेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं, कहीं कुछ हिस्सा आपको नहीं समझ में आया तो आप उसको ज़रूर एक बार दोबारा वीडियो को रिपीट मोड पर देखिएगा, तो आपको यकीनन समझ में आएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी बनी रहे। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।